नमस्ते। नमस्ते। आज हम कुमार भारत की एक काफ़ी दिलचस्प केस स्टडी पर बात करेंगे। ये स्टडी इस सवाल को देखती है कि हम भारतीय मतलब समाज में भावनाओं का इतना जोर क्यों है। आपने शायद नोटिस किया होगा हाल में कुछ चीज़ें, जैसे किसी फिल्म के बाद लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो वीडियो वायरल हुए थे, या कोई नेता को भगवान मानकर एकदम भावुक हो जाना। तो कुमार भारत की स्टडी कहती है ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। बिल्कुल, ये असल में एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति जहां तर्क के बजाय भावनाएं ज्यादा हावी होती दिखती हैं। कुमार भारत की स्टडी से समाज को प्रभावित करने वाली एक एक तरह की उन्होंने लाक्षणिक रूप से कहा है भावनात्मकता की बीमारी। अब इसका मतलब कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये एक सामाजिक रुझान की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक सामाजिक रुझान जहां भावनाएं तर्क पर हावी होकर हमारे सोचने समझने फैसले लेने की क्षमता को शायद प्रभावित करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, इनका आधार क्या है? स्टडी कहती है कि ये जैविक भी हैं और सांस्कृतिक भी। मतलब हमारे दिमाग में लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला हैं, वो तो हैं ही। हाँ, वो तो बायोलॉजिकल हो गया। पर संस्कृति भी हमें सिखाती है कि किन चीजों पर कैसे इमोशनली रिएक्ट करना है। हाँ, और भारत जैसे देश में जहाँ भक्ति परंपरा का बहुत गहरा असर रहा है, मतलब पूर्ण समर्पण, सवाल न करना, वहाँ भावनाओं को अक्सर एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कभी कभी तो दिव्य भी मान लिया जाता है। अच्छा। और ये भक्ति सिर्फ भगवान तक ही नहीं रहती। कुमार भारत की स्टडी के अनुसार ये नेताओं, गुरुओं, यहाँ तक कि एक्टर्स तक भी पहुंच जाती है। स्टडी में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे आसाराम या आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एल्विश भाई जैसे नाम हैं, जहां फॉलोअर्स में एक अटूट श्रद्धा दिखती है। तो ये एक तरह की भावनात्मक प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो बचपन से ही शायद शुरू हो जाती है। तो मतलब बचपन की सीखें भी इसमें एक रोल प्ले करती हैं। जैसे स्टडी में लिखा है कि बड़ों की इज्जत करो, चाहे वो गलत हों, या भगवान पर भरोसा रखो। ऐसी बातें सुनकर क्या हम अनजाने में ही भावनात्मक रिएक्शन को तर्क से ऊपर रखना सीख जाते हैं? हाँ, इसकी संभावना तो है, क्योंकि जब आस्था और मान्यताओं पर सवाल उठाने को अच्छा नहीं माना जाता, हतोत्साहित किया जाता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी दब जाती होगी। बिल्कुल, और नतीजा होता है एक अनुयायी मानसिकता का पनपना। कुमार भारत इसे हीरो वर्शिप यानी नायक पूजा की संस्कृति से जोड़ते हैं। स्टडी में कुछ बाबाओं का भी जिक्र है, जैसे पूकी बाबा, जिनकी कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर भी भीड़ ने तालियां बजाईं। तो सवाल पूछने के बजाय एक अंध भक्ति सी दिखती है। स्टडी ये भी बताती है कि कैसे कुछ विदेशी बाबा या बाल बाबा भी इस भावनात्मक झुकाव का फायदा उठा सकते हैं, और भारत में हजारों की संख्या में कल्ट्स का होना शायद इसी तरफ एक इशारा है। और इसमें मीडिया और मनोरंजन का क्या रोल है? क्या वो भी इसे बढ़ाते हैं? कुमार भारत के अनुसार तो हाँ, हमारे यहाँ ज्यादातर कंटेंट, आप फिल्में देख लें, टीवी शोज देख लें, वो भावनात्मक ड्रामा और रोमांस, बदला या पौराणिक कहानियों पर ही आधारित होता है। हाँ, ये तो है। तो ये लगातार हमारी भावनात्मक सोच को ही कहीं न कहीं पुष्ट करता रहता है। यहाँ तक कि धर्म से जुड़ी कई चीजें भी, वो कहते हैं, एक भावनात्मक रिफ्लेक्स बन गई हैं। जैसे किताब गिर जाए तो उसे माथे से लगाना, या मंदिर के आगे से गुजरते हुए बिना सोचे सिर झुका देना। अच्छा, तो इस सब का युवाओं पर क्या असर दिखता है? स्टडीज बारे में कुछ कहती है? हाँ, स्टडी कहती है कि कई बार युवा फेक प्रोपेगेंडा और असलियत में फर्क करने में थोड़ा चूक जाते हैं। एक उदाहरण दिया गया है किसी वायरल लड़के का जो अमेरिका को चैलेंज करा था, या एक कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन का जिक्र है जहां छात्रों को ठीक से पता ही नहीं था कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं या उनके पोस्टर पर क्या लिखा है। ओहो। और स्कूलों में डिबेट क्लब जहां तर्क वितर्क होता है, वो कम हो रहे हैं। इससे भेड़ चाल यानी हर्ड मेंटालिटी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कुमार भारत की स्टडी इस भावनात्मकता को एक और गंभीर मुद्दे से जोड़ती है, इनोवेशन यानी नई खोज या नवाचार की कमी। आंकड़े भी दिए हैं कि चीन की तुलना में भारत में पेटेंट फाइलिंग बहुत कम है। 2023 में करीब 6,480 हमारे यहाँ, तो चीन में 16 लाख से ज्यादा। क्या इसका कारण यह है कि जब समाज भावनाओं को ज्यादा महत्व देता है तो सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने का माहौल कमजोर पड़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टडी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती है। कुछ उदाहरण दिए हैं जहां शिक्षकों के सामान्य ज्ञान में भी कमी पाई गई। और ये जो अनुयायी मानसिकता है, ये सिर्फ विचारों तक नहीं रहती, भीड़ में ये खतरनाक भी हो सकती है। हमने दुखद भगदड़ की घटनाएं देखी हैं। स्टडी में आरसीबी परेड, हाथरस बाबा समागम, महाकुंभ का जिक्र है। हाँ, वो त्रासदियां तो याद हैं। और स्टडी इसे भारत में बढ़ते आत्महत्या के आंकड़ों से भी जोड़ती है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में 1,71,000। ये शायद एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जहां लोग भावनात्मक आवेग में तर्कसंगत समाधान खोजने की बजाय कभी-कभी बहुत दुखद,
चरम कदम उठा लेते हैं। तो अगर समस्या इतनी गहरी है तो समाधान क्या है? कुमार भारत ने कुछ सुझाव दिए हैं। हाँ, कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे स्कूलों में रटने की बजाय इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग सिखाने पर जोर दिया जाए। फिनलैंड मॉडल का जिक्र है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य हो। और मीडिया या सरकार के स्तर पर? मीडिया से उम्मीद है कि वो मेलोड्रामा की जगह विज्ञान, इनोवेशन, इतिहास जैसे विषयों पर ज्यादा फोकस करे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर स्किल एकेडमी खोलें जो युवाओं को जरूरी स्किल सिखाएं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि स्टडी के अनुसार करीब 45% युवाओं में इन स्किल्स की कमी है। ये जरूरी है। और हाँ, झाड़ फूंक या अंधविश्वास फैलाने वाले जो बाबा हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से लागू हो। तो आखिर में कुमार भारत की स्टडी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो भावनात्मकता का जोर है हमारे समाज में, ये हमें आगे बढ़ा रहा है या कहीं पीछे तो नहीं खींच रहा। भावनाएं सही दिशा में लगें तो संपत्ति हैं, वरना बोझ बन सकती हैं। बिल्कुल सही। सवाल यही है कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति के लिए भावनाओं और तर्क के बीच एक सही, एक स्वस्थ संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सोचना होगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ये पॉडकास्ट को शेयर करें, और आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके अपना राय दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद।